दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने में बस अब गिनती के कुछ घंटे बाकी हैं। न केवल पत्रकारों बल्कि सबसे ज्यादा तो राजनीतिक दलों की सांसें अटकी हुई हैं। तो ये 5 राज्य कांग्रेस के लिए क्या वाकई संजीवनी लेकर आने वाले हैं? जैसे कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि ज्यादातर इन 5 राज्यों में ज्यादातर राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कांग्रेस, या फिर उसको अंडररेट किया जा रहा है? इस पर तफसील से चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गई है रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी है। अनुमा जी, एग्जिट पोल्स आप लोगों ने देख लिए, एनालिसिस भी हो गई एग्जिट पोल की, लेकिन राजनीतिक दलों के पास अपना भी एक आंकलन होता है। आप लोगों का आंकलन क्या कह रहा है? देखिए, हमारा आकलन शुरू से ही बहुत क्लियर था। जब हमने शुरुआत की थी तो मध्य प्रदेश में सरकार बनने की पूरी संभावना है ये, और चूंकि मैं मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य है तो वहां के बारे में मैं जरूर बोलूंगी। तो वहां हमारी सरकार बनने की पूरी संभावना है, हम बना रहे हैं सरकार कल। और राजस्थान में हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि वहां बहुत तगड़ा हमारा संघर्ष है, और जिस तरह से पोल बता रहे हैं उस हिसाब से वहां हमारी सरकार बननी चाहिए। तेलंगाना में तो सुनामी, जैसा कि लोगों ने इसको उपमा दी है सुनामी की, और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनना ही थी, वहां कोई प्रॉब्लम था नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी के कुछ दिनों में काफी कुछ बवाल मचाने की कोशिश की, लेकिन उस सब के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है। वैसे एग्जिट पोल्स भी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को लेकर हर कोई एक ही बात कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश, क्योंकि आपने कहा आपका गृह राज्य भी है, क्या मध्य प्रदेश को लेकर अति आत्मविश्वास में तो नहीं है कांग्रेस? ये इस आत्मविश्वास में तो कहीं चुनाव नहीं निकल गया हाथ से कि फलाने से तो गुस्सा है तो हमें तो वोट पड़ेगा ही? क्योंकि ये एग्जिट पोल्स जो एक दो एग्जिट पोल जहां कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की सीटें दिखाई जा रही हैं, वहां भी राजनीतिक पंडित यही कहते हैं कि कांग्रेस इसी भरोसे चुनाव लड़ रही थी कि हम तो आ ही रहे हैं, बाय डिफॉल्ट लोग नाराज है तो हम ही को वोट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। वहां पर क्या था कि चुनाव से भी 6 महीने पहले हमारे लोगों ने, वहां कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर काम करना शुरू कर दिया था, और जो सर्वे किया जा रहा था कि कौन उम्मीदवार होंगे, वो भी लगभग साल भर पहले से चालू था। मैंने खुद मई में, उसके भी पहले मार्च में अलग अलग जगह पर कार्यकर्ता सम्मेलन विदिशा जिले में अटेंड किए हैं, तो मैं कह सकती हूँ। और उसके अलावा कांग्रेस आजकल अपना जो प्रशिक्षण है, विचारधारा का परीक्षण है या प्रशिक्षण है, जिससे कि लोग और भी रिजुविनेटेड हो जाएं, वो भी चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत कुछ बदला है, और वो हम मध्य प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं। ठीक, तो आपने राजस्थान का भी जिक्र किया। राजस्थान के एग्जिट पोल्स तो वाकई में खुश करने वाले हैं। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ऐसा राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में काम हुआ है। जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने ओपीएस तो 2 साल पहले ही लागू कर दिया था, उसके बाद चिरंजीवी योजना भी आई। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अब हमारे देश में लोग विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, तो राजस्थान की सरकार ने 200 बच्चों को हर साल, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको अपने खर्च पर विदेश भेजने का इंतजाम भी किया। महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आई, और सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बेहिचक बात करते पाया। तो आप देखिए कि समाज के हर तबके में पैठ थी, और उस पैठ के कारण अब कुछ लोग जरूर ऐसा कहते हैं कि भाई रिवाज है तो बदलेंगे। वही लोग हैं जिनके कारण हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर केवल हम राज्य सरकार के काम को देखते हुए जाते हैं तो राजस्थान में हमारी सरकार का बनना बहुत निश्चित है। तो अगर बन गई सरकार तो सीएम कौन बनेगा, ये टेंशन में है क्या आला कमान इस सवाल से? अरे कुमकुम जी, इसको ना विधायक के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपना नेता चुन लेंगे जी। चलिए, प्रियंका गांधी के बारे में बात करूंगी मैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में काफी बात होती है, हम करते भी रहते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में ठीक चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर उनके लिए जो बातें बोली, और प्रचार भी तेलंगाना में बहुत जबरदस्त आखिरी वक्त में प्रियंका गांधी का रहा, तो प्रियंका गांधी का आने वाले 2024 के चुनाव में इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद क्या भूमिका कांग्रेस देख रही है उनकी? देखिए, उन्होंने जोड़ने की भूमिका अदा की है, और ना केवल इसकी, उन्होंने जनता को, खास तौर पे महिलाओं को बहुत आहिस्ता से, बहुत संभाल के ये बताया कि उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जहां आपके पति कहें या जहां पर आपको लगता है किसी ने प्रचार किया है वहीं आप वोट दें। उन्होंने कईयों बार ये कहा है कि महिलाओं को कहा है कि लोग समझते हैं कि आपके पास शायद उतनी समझ नहीं है वोट डालने की, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि समझ है। तो महिलाओं को जो एक तरह से
उनको दिमागी तौर पर ताकतवर बनाने की जो बात प्रियंका गांधी जी ने, हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन कहते हैं ना कि जिस आइडिया का टाइम जब आता है तो हो सकता है कि वो विचार अपने समय से पहले आया हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने लगातार जोड़ने का काम किया है। मैं उनकी बहुत महत्वाकांक्षाएं नहीं देखती हूँ, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ऐसी इच्छा जरूर देखती हूँ जिसमें वो चाहती हैं कि जिस देश को, जिस लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी ने सींचा है, वो अपने उसी तरह से बना रहे, उसी व्यक्तित्व के साथ, उसी आयामों के साथ बना रहे। इस मामले में मैं देखती हूँ कि प्रियंका गांधी जी बहुत रुचि ले रही हैं और वो बहुत स्पॉन्टेनियस बातें करती हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के, और उसका प्रभाव जनता पर भी पड़ता है, क्योंकि वो जिस तरह से लोग टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, एक ही तरह का भाषण देते हैं, कोसते रहते हैं। और आपने प्रियंका गांधी जी के बारे में कहा कि उन्होंने सिंधिया जी के बारे में कुछ डायरेक्ट कहा। मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जिस कद की बात की थी, जैसे हम कहते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री जी का कद बहुत ऊंचा था, उसी तरह से उन्होंने कद नीचा होने की बात की थी। और कद नीचा तो है ही, लोग उसे बगावत का नाम देते हैं, ये सीधी सीधी गद्दारी थी। तो गद्दारी के ऊपर अगर उन्होंने उंगली उठाई है तो हक बनता है उनका भी, और एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का हक बनता है कि जिन्होंने, पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या नहीं दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत गलत सिला दिया, तो उसके बारे में बात होना बहुत लाजमी है। आपने पीएम मोदी का जिक्र किया, लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं है अनुमा जी की आज भी बीजेपी के जो सबसे बड़े प्रचारक हैं प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, चाहे पार्टी हारे या जीते। हारती भी है बीजेपी तो भी जो वोट पड़ता है वो पीएम के नाम का ही पड़ता है। हम ग्राउंड पे उतरते हैं, इतना तो हमको ही समझ में आता है। कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी को उनके इर्द गिर्द कहीं पा रही है, उनके समकक्ष खड़ा करने की कहीं कोशिश कर रही है? मैं 2024 के बनस्पत ये सवाल पूछ रही हूँ कि ये सवाल तो 24 में भी आएगा, 24 के दौरान भी, उसके पहले भी आएगा कि मोदी के सामने किसे खड़ा किया जाए। आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सवाल आज से 4-5 साल पहले ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आज तो मोदी जी जो है ढलते हुए सूरज की तरह हैं। उनकी ना तो बातों में कोई नयापन है, ना स्कीम में नयापन है, कोई नई बात नहीं करते, वही कांग्रेस को कोस कर आखिर कब तक? कभी तो अपनी लाइन लंबी खींचनी पड़ेगी। और अब तो लोग भी समझ गए हैं। आपको मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे पहले अगर हम मोदी जी के बारे में कुछ लिखते थे तो काफी लोग ट्रोल करने चले आते थे, लेकिन आज मेरा पेज सडनली पिछले 1.5 साल से मैंने देखा कि वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। मैं उसके लिए ऑर्गेनिक बढ़ रहा है। तो वहां पर और जो लोग हैं वो मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले लोग निकल आए। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। तो अगर हम उसे भी देखें, ग्राउंड की आपकी बात सही है। मैं मध्य प्रदेश के लिए भी मानती हूँ, हमारे बहुत से लोगों की, क्योंकि शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है वहां, लोग जो हैं, जो मार्केटिंग होती है उसे ही सही समझ लेते हैं। लेकिन अब ये समय आ गया है, ये ढलता सूरज है और धीरे धीरे ढलेगा ही। और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी तरह पे इनके बारे में खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ बातें करने लगे हैं। आपको वो भी सुनाई पड़ती होंगी। तो जमीन की बात करते हैं तो ठीक है, आज मोदी जी बस आखिरी का कुछ और जो चमक के वो वैसा वाला दिया वाली बात है कि आखिरी में जलने के पहले बहुत जोर से भभकता है, तो उसे ही मान लीजिए। लेकिन ये 2023 के चुनाव मेरी बात को साबित करेंगे और इस देश के जनमानस की भावना को भी साबित करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने केवल विज्ञापनों के जरिए और हेडलाइन के जरिए जो बटोरा, उसके साथ उन्होंने काम नहीं किया है। और इसलिए जनता उनको पूरी तरह खारिज करेगी। और इसका एक नमूना हम अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स में देखेंगे। वैसे एक नमूना और दिखने लगा है। मैं यहाँ पर मीडिया की बात करना चाहती हूँ। अमूमन राजनीतिक चर्चाओं में ना हम राजनीतिक दलों को तो जोड़ते हैं, लेकिन मीडिया को नहीं जोड़ते। जबकि अब हम सब जानते हैं कि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया है, खासतौर पर अखबार, हिंदी अखबार, कुछ हिंदी अखबार, टेलीविजन मीडिया, वो किसके साथ गुप्त गठबंधन में काम कर रहा है और वो किस एजेंडे के तहत काम कर रहा है, किस नेता, किस राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। तो एक ऐसे चुनाव में जहां आपको एक राजनीतिक दल से भी लड़ना है, जहां ठीक चुनाव से पहले ईडी भी सक्रिय हो जाती है और पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड टेलीविजन मीडिया एक खास दल, एक खास नेता के साथ हो, कितना मुश्किल होता है चुनाव लड़ना? चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी तारीफ करूंगी और आप जैसे दर्जनों सैकड़ों यूट्यूबर्स की तारीफ करूंगी जो लोकतंत्र की रक्षा में अपनी भूमिका निभाने उस मीडिया से चुनौती लेकर सामने आ खड़े हुए हैं। और दोनों तरफ की बातें, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूं कि आप, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के बारे में बात करते हैं, आप उस पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं। आप सब
मैं केवल आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे हमारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना अपना चैनल खोला है, उन सबकी भी बात कर रही हूँ। तो इस बहादुरी के कारण हमारा काम जो तो हमारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कर ही रहा है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछले 2 सालों में कितना पियर्सिंगली, कितना उनका भी प्रभाव कितना ज्यादा पड़ने लगा है, और कई मामलों में तो वो भारतीय जनता पार्टी के उस घटिया बीजेपी आईटी सेल को पीछे छोड़ते हुए अच्छे तरीके से नजर आते हैं, जिसमें उनके पास सटायर है, अलग अलग विचार हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं, मुद्दे हैं, पर उसके साथ साथ आप सभी लोगों का जो सहयोग मिलता है उससे ये बहुत कठिन लड़ाई भी कहीं ना कहीं जाके ऐसा लगता है कि इसको इसका ठौर मिल रहा है। और चूंकि अब ये जनता और असली पत्रकार और फिर विपक्ष आपस में सब मिलकर अगर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो राह बहुत दुष्कर जरूर है, लेकिन यह आसान होती दिखती है मुझे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को कहां देखते हैं अनुमा जी आप, इस 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद, अगर एग्जिट पोल्स को सही मान लिया जाए तो? मैं चक दे इंडिया की बात करूंगी, जो मूवी थी ना, उसमें आखिरी में आपने अगर देखा होगा तो अपना स्वार्थ छोड़कर दोनों जो गोलकीपर्स होते हैं वो अपना कि मुझे श्रेय मिले इस पे ना जाके और गोल करने का दूसरे को फायदा देते हैं, जिससे कि देश को फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि कांग्रेस उस जगह पर है जहां सेंटर स्टेज कांग्रेस का है, उसके बाद भी कांग्रेस अपनी तय कुछ ना कुछ बाकी लोगों के लिए भी करेगी, और मैं मानती हूँ ये लड़ाई इकट्ठा ही लड़ी जा सकती है। इसमें मेरा तेरा करने से नुकसान देश का होने वाला है। तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सेंटर स्टेज पे भूमिका रहेगी, पेरेंट्स की तरह भूमिका रहेगी, ये मैं आपको निश्चिंत करती हूँ। लेकिन वो सेंटर स्टेज की भूमिका मध्य प्रदेश चुनाव में दिखी क्यों नहीं? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी कई उम्मीदवार उतारे, कई ऐसे बयान इस बीच आए जो असहज करने वाले थे, जो अच्छे नहीं थे इंडिया गठबंधन के लिए। तो चुनाव के वक्त ये भूमिका निभा नहीं पाती एज अ पेरेंट पार्टी या बड़ी पार्टी कांग्रेस, या बाकी दलों से सहयोग नहीं मिलता? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जब पहली मीटिंग हुई थी तो वो नहीं आए थे वो लोग, तो इसलिए उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे थोड़ा ही मालूम था कि ये केवल 2024 की चुनाव के लिए, और बाद में जब उन्होंने समझा तो वो सारी चीजें जो गलत फहमियां थी, जो गफलतें थी, वो अपने आप शांत हो गई। और मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला था, लेकिन बाद में सब कुछ सेटल हो गया, और उनको भी मालूम है कि हमारा जो गठबंधन है वो 2024 के चुनावों के मद्देनजर बना हुआ है। चलिए आखिरी सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, तो चाहे वो गोदी मीडिया हो या तमाम राजनीतिक पंडित हो, वो ये कह रहे थे कि बहुत बुजुर्ग हैं, ठीक से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, कांग्रेस के लिए चुनौती है, एक और नया रबर स्टैंप है। लेकिन कर्नाटक में अपने गृह राज्य में जीत दिलाने के बाद, अपनी अध्यक्षता के बाद पहली जीत थी खड़गे साहब की, उसके बाद इन 5 राज्यों में अगर नतीजे वैसे ही आते हैं जैसे एग्जिट पोल दिखाते हैं, तो आप लोगों के लिए शुभ रहा खड़गे साहब का अध्यक्ष बनना क्या? जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक संघर्षों से बना हुआ जीवन है, और अब हम सब जानते हैं, और जो उनका पिछले 1 साल में उन्हें हमने देखा है, बहुत ही उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों का राब्ता तो होगा, क्या अलग है मल्लिकार्जुन खड़गे में कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, या राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर? तो आप डिफरेंस क्या है, कार्यकर्ता के तौर पर क्या डिफरेंस पाया आपने पार्टी में? अनुभव का डिफरेंस तो होगा ही ना। तो उनका अनुभव जो है, राजनीतिक अनुभव, वो 50 साल का है, हमने परसों ही सेलिब्रेट किया। तो वो एक अनुभव, उनकी उम्र का अनुभव, उनकी इतनी जीतों का अनुभव, सबको जोड़े रखने का अनुभव, मैं कहती हूँ वो अलग है। मैं ये नहीं कहती कि अच्छा या बुरा, उसकी कैटेगरी में हम नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने जिस तरह के संघर्ष देखे, जिस तरह की राह उन्होंने पकड़ी, और एक दलित नेता है वो, और उसके बाद पार्टी के सारे लोग उनसे मिलकर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। लोग ये कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ताला लग गया है, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं, वो कहीं रबर स्टैंप बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, अब देखिए आवाज कहाँ निकल पाती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे एक बड़े अभिभावक की तरह भी हैं और मार्गदर्शक की तरह भी हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस नए से नए मुकाम जरूर छुएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत अच्छा बैलेंस जो राहुल जी, अब क्या है कि वो अपना कंसंट्रेशन उस जगह ले जा रहे हैं जहां पर जो कांग्रेस की विचारधारा है, वो कांग्रेस की विचारधारा पर हैं। प्रियंका जी महिलाओं को सशक्त कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक ऐसा मार्गदर्शन दे रहे हैं जिसमें सबको उनका हक भी मिल रहा है और रास्ता भी दिख रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अनुमा जी, आप जुड़ी हमारे साथ। कल वैसे चुनावी नतीजे आ जाएंगे तो आपसे फिर बात होगी। बहुत बहुत थैंक यू। जरूर, थैंक यू सो मच।